ये मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त कि मैंने कभी किसी भी मंच से कहीं से भी राहुल गांधी को झूठ बोलते नहीं सुना है, नहीं पकड़ा है। और यही मेरी आत्मा कहती है, यही मेरा कॉन्फिडेंस कहती है, मेरा विश्वास कहता है, यही मेरी थीसिस कहती है, एनालिसिस कहता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। उसके और भी बहुत से कारण हैं, मैं आपको 2-4 कारणों पर प्रकाश डालूंगा। तो सबसे बड़ी बात कि ये देश झूठ को चुनेगा, जुमलेबाज को चुनेगा, मक्कार को चुनेगा, देशद्रोही को चुनेगा, देश बेचने वाले को चुनेगा, देश को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाले को चुनेगा, या एक सच बोलने वाले सीधे साधे इंसान को चुनेगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी किसको चुनेगा? मैं समझता हूं कि देश राहुल गांधी को चुनेगा। यह मेरा अपना गुणागणित है। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, सबसे पहली बात और बड़ी बात कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने, बाकी पिछले 2-3 साल 4 साल हम समझते हैं 2010 से ही चुनाव प्रचार में उतर गए थे नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो अपनी छवि पेश की है देश के सामने, वो काफी खतरनाक रही है। ये उनके पेश की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो देश के सामने अपनी छवि रखा है वो बड़ी खतरनाक रही है। जैसे अगर नरेंद्र मोदी को कहा जाए, या मैं जब अध्ययन करता हूं और जब मुझे मेरे सामने आता है उनका रिपोर्ट कार्ड, उसमें मैं समझता हूं कि 2001 से ही, जब वो 1 या 2 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से वो लाइमलाइट में आए थे। नरेंद्र मोदी को कभी भी किसी भी मंच से, कभी भी कहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, किसी इंस्टीट्यूशन के सामने, या अपने मन की बात में, या सीधे संवाद में, या जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब 2010 के आसपास की बात कर रहा हूं, उसके बाद से जब मैं उनके करीब था, मुझे कभी भी उनका एक भी बात सच समझ में नहीं आया। मुझे कभी भी वो सच बोलते दिखाई नहीं दिए। मुझे वो उनकी हर बात झूठ दिखी, झूठ लगी, झूठ समझ में आई और झूठ साबित हुई। आज भी अगर मैं चैलेंज से कहूं किसी को भी, भारत के किसी भी वक्ता, प्रवक्ता जो भी हैं, या भारतीय जनता पार्टी को कहूं, किसी से भी अगर पूछा जाए कि आप सिर्फ एक बात बताइए, एक घटनाक्रम बताइए जहां नरेंद्र मोदी ने सच बोला हो। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी सच बोलते ही नहीं। मैं नहीं जानता वो झूठ की पैदाइश है, झूठ में बने हैं, झूठ से सने हैं, झूठ से बुने हैं, झूठ ही उनकी जिंदगी है। उनकी पढ़ाई झूठ, उनकी लिखाई झूठ, उनका घर झूठ, उनका परिवार झूठ, उनका व्यक्तिगत परिवार झूठ, उनका सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। उनकी जीवनी झूठ, उनकी कहानी झूठ, उनके किस्से झूठ, सब कुछ, और किसी चीज का प्रमाण नहीं मिलता, कोई चीज सामने नहीं। जैसे उनके पढ़ाई के बारे में पूछो, कोई आपको नहीं मिलेगा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ा हूं। डिग्रियों के बारे में इतने छीछालेदर शायद उनकी हुई है, शायद किसी की नहीं हुई है। खुद भी वो कह चुके हैं कि मैं अनपढ़ हूं, अपने जबान से। इस तरह से एक मामले में नहीं, हजारों लाखों मामले, जितने भी, जहां भी, जब भी मैंने उनके मुंह से शब्द निकलते देखा है, झूठ ही निकलते देखा है, और आज तक आप भी देख रहे हैं। जिसको वो वादा किया, जो वादा किया, कहते हैं ना, मतलब कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं कि मैं करूंगा, तो यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि वो नहीं करेंगे, और यह बात सुनने वाला भी जानता है कि ये नहीं करेगा। लेकिन फिर भी तालियां बजती हैं, फिर भी लोग हंसते हैं, फिर भी लोग मुस्कुराते हैं, फिर भी लोग माले पहनाते हैं, फिर भी लोग स्वागत करते हैं। यही इस देश की राजनीति और इस देश की विडंबना है। इसका कुछ नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। मैंने कहा कि मान लीजिए, अगर और पीछे ना जाइए, सिर्फ 10 साल के
कार्यकाल को उनको देख लीजिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, अगर तब से ही आप देखना शुरू करेंगे, तब से लेकर आज तक अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने भी वादे उन्होंने किए थे आपसे, क्या पूरा किया? नहीं ना। गांव में एक कहावत थी, अक्सर मैं ये कहता रहता हूं, लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते थे कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। सच कोई फैशन नहीं है, सच कोई एक क्या बोलते हैं, मजाक नहीं है, जोक नहीं है, जुमला नहीं है। सत्य सत्य होता है। सत्य बोलने से पहले 1000 बार आदमी को सोचना चाहिए और उस पर खरा उतरना चाहिए। सत्य के लिए लड़ना चाहिए, सत्य के लिए अड़ना चाहिए, सत्य के लिए संघर्ष करना चाहिए, सत्य के लिए बलिदान देना चाहिए, सत्य के लिए त्याग करना चाहिए। सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही शिव है। जो झूठ बोल लेते हैं, लोगों को गुमराह कर लेते हैं, जुमले छोड़ लेते हैं, झूठ में फंसा लेते हैं, मैं नहीं समझता कि वो भगवान को भी मानते हैं। हमारी व्याख्या कुछ और होगी भगवान के लिए। बहुत से लोग नास्तिक भी हैं, बहुत से लोग नहीं मानते भगवान को, या बहुत से पूरी दुनिया में न जाने कितने संप्रदाय हैं, वो अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने भगवान को मानते हैं। लेकिन चाहे जिस भी संप्रदाय में होंगे, चाहे जहां भी होंगे, जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी अपनी बात पे टिक नहीं पाता, निभा नहीं पाता, मैं नहीं समझता कि उसमें उसके अंदर कोई जरा भी मतलब उसके अपने बाप का खून होगा, या वो अभी क्या कह सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में चाहे जो भी समझता हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैंने जब से राहुल गांधी को वॉच कर रहा हूं, यह मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त कि मैंने कभी किसी भी मंच से कहीं से भी राहुल गांधी को झूठ बोलते नहीं सुना है, नहीं पकड़ा है। और यही मेरी आत्मा कहती है, यही मेरा कॉन्फिडेंस कहती है, मेरा विश्वास कहता है, यही मेरी थीसिस कहती है, एनालिसिस कहता है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। उसके और भी बहुत से कारण हैं, मैं आपको 2-4 कारणों पर प्रकाश डालूंगा। तो सबसे बड़ी बात कि ये देश झूठ को चुनेगा, जुमलेबाज को चुनेगा, मक्कार को चुनेगा, देशद्रोही को चुनेगा, देश बेचने वाले को चुनेगा, देश को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाले को चुनेगा, या एक सच बोलने वाले सीधे साधे इंसान को चुनेगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी किसको चुनेगा? मैं समझता हूं कि देश राहुल गांधी को चुनेगा। यह मेरा अपना गुणागणित है। नरेंद्र मोदी ने जो भी वादा, अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज आम आदमी नरेंद्र मोदी के वादा खिलाफी, देशद्रोही, गद्दारी से तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है। इसलिए वो राहुल गांधी को वोट करेगा, इसलिए वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। क्योंकि वो समझता है कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें देश के लिए, हमारे लिए, आम जनता के लिए बोली थी, चाहे वो रोजगार के मामले में बेरोजगारों को उम्मीद दिलाई थी, युवाओं को उम्मीद दिलाई थी, चाहे वो किसानों को उम्मीद दिलाई थी, किसानों को की आय दोगुना करने की, या और भी बहुत से वादे, चाहे देश के विकास की बात जो उन्होंने किया था, या देश के काले धन को सही रास्ते से, यानी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके सरकार के पास लाने के बजाय अंडरग्राउंड तरीके से हिस्सेदारी बंटवा करके छीछालेदरी अपनी करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो वादा कुछ किया, कर कुछ रहे हैं। महंगाई की बहुत लंबी चौड़ी बात, आज भी मेरे मोबाइल में वही गाना बजता है जो नरेंद्र मोदी 2010, 12, 11, 14 में बजा करके कान पका दिए थे। महंगाई डायन खाए जात है। आज तक महंगाई डायन से अब तो राक्षसी न जाने ड्रैकुला बन चुकी है इस देश को खाने में। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी अपने वादे जुमले सब भूल गए हैं, झूठ के लिए ही जाने जाते हैं, बात बदलने में माहिर हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यह है मेरे दोस्त कि आम जनता, अब जिस युवा को नरेंद्र मोदी ने ठगा है, नौकरी देने की बजाय युवाओं की नौकरी छीन ली,
2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और युवाओं की नौकरी छीन ली, बेरोजगार कर दिया। ज्यादा और ज्यादा लोगों को, किसी को रोजगार नहीं दिया, युवाओं को ठगा। नौजवानों को जो शुरू से ही जब पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, अपने जीवन में ये एक निश्चय बना लेते हैं कि हमको तो सेना में ही जाना है और उसी प्रयास में लग जाते हैं, उसी में आगे बढ़ने लगते हैं, उनको भी ठग दिया। 4 साल की नौकरी, उसके बाद अडानी की वॉचमैनी पर झोंक दिया। किसानों को दोगुनी आय करने की बात की थी, उनकी जमीन ही छीनने की 2-2, 3-3 बार कोशिश कर चुके, इनडायरेक्टली अब छीन भी रहे हैं। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, न जाने कितने सपने, इतने ट्रिलियन का ये हो जाएगा, उतने का ये हो जाएगा, दुनिया भर के झूठ, झूठ 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 झूठ, सब का सब झूठ। उससे तंग आकर के 80 करोड़ देशवासियों के हाथों में जो कटोरा कमाए हैं, उनको पता है कि जो मुझको मिलने वाला पैसा था वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपने तिजोरी में भर लिए या दूसरे और तरीकों से हथिया लिए, हड़प लिए। मेरे दोस्त, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सामने दिखाई दे रहा है घोटाला, वहां तक सीमित नहीं है घोटाला उसका। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला और है, बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे मैं बताता हूं एक एग्जाम्पल के लिए, अरविंद फार्मा का, उसको पकड़ करके जेल में डाला शरद को, और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उगाही की, अपनी पार्टी के लिए चंदा लिया जबरदस्ती, ईडी से उसको अंदर डाल के। अब एक बात समझिए, क्या इतना ही पैसा अरविंदो फार्मा से यानी शरद चंद से लिया होगा, शरद शेट्टी से लिया होगा? अच्छा, अब दूसरा मान लीजिए, अगर 50 करोड़ 60 करोड़ इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने ऐसे लिया है, तो मैं समझता हूं कि हजारों करोड़ उन्होंने दूसरे तरीके से लिया होगा। कैसे, उसको समझिए। नरेंद्र मोदी को शरद को छोड़ने के लिए 50 करोड़ तो पार्टी में दिलवा दिया, ठीक है, बाकी कुछ कैश या दूसरे माध्यम से अपने चहेतों को दिलवाया, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा कि देख भाई, 500 करोड़ ले जाकर या 1000 करोड़ ले जाकर के अडानी को दिया। आप सोच रहे हैं कि फिर अडानी को कैसे ले जाकर के देगा? अरे भाई, उसके रास्ते हैं। उसे कहा जाएगा कि तू देख, अडानी के इस शेयर को खरीदेगा तो तेरी जान बचेगी। अब वो उस शेयर को खरीद लेगा, वो पैसा अडानी के पास जाएगा, शेयर इसके पास रहेगा। शेयर का मूल्य क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब, ये शेयर के जरिए भी घूस मांगने का, लेने का, लेन देन का एक तरीका है, ब्लैक को व्हाइट करने का। कहने का मतलब, उगाही के जितने भी आयाम थे, उगाही के और जितने आयाम, और इलेक्टोरल बॉन्ड की व्याख्या मैं और किसी दूसरे वीडियो में करूंगा, क्योंकि यहां उसी पर रहते हैं कि जो 80 करोड़ जनता है उसे भी समझ में आ गई है, जो कटोरा लेके भीख के लिए खड़ा है, उसे समझ में आ गया है कि इस सब के लिए जिम्मेदार, मेरे कटोरे के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। अब कहने का मतलब, जो युवा है, जो किसान है, जो जवान है, जो 80 करोड़ लोग हैं जो भीख का कटोरा लेके खड़े हैं, ये सब किसको वोट करेंगे? डेफिनेटली राहुल गांधी को। हर समाज के हर तबके को छूने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी कुछ वादे कर रहे हैं जो हम समझते हैं सीधे समाज को जोड़ता है, समाज से जुड़ता है, लोगों के हितों के लिए है, लोगों के हक के लिए है। अब सवाल यह उठेगा कि वादे तो नरेंद्र मोदी ने भी किए, नहीं निभाए तो क्या कर लिए? फिर कांग्रेस यानी राहुल गांधी भी वादे करेंगे, नहीं निभाएंगे तो कोई क्या कर लेगा? बात आपकी बिल्कुल सही है, शंका भी सही है, लेकिन इसीलिए आदमी का मतलब इतिहास देखा जाता है। राहुल गांधी का इतिहास यह नहीं रहा है। राहुल गांधी जीते हारे, पार्टी चलाए, जो भी किए, जिस स्थिति में रहे, लेकिन मैंने सबसे पहले यही बात बताई कि राहुल गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला है। आज तक उनको झूठ बोलते मैंने नहीं पकड़ा है, और मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी को सच बोलने, किसी भी मंच से कहीं सच बोला हो, अंडरलाइन करके मुझे बताइए, या राहुल गांधी ने किसी मंच से झूठ बोला हो, अंडरलाइन करके बताइए, नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब, जो झूठ नहीं बोलता उसके वादे पर भरोसा किया जा सकता है और देश करेगा।
क्योंकि देश के पास अब कोई विकल्प नहीं है, देश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश जाए तो कहां जाए? मेरे दोस्त, देश की आम जनता, आम आदमी को छोड़ दीजिए, आज आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से मुक्ति चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करवाने के लिए उसकी भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग प्रयासरत हैं, कोशिश में लगे हैं। हिम्मत नहीं है उतनी, वो बात अलग है। मैं नितिन गडकरी जैसे हिजड़ों की बात नहीं करता, उनकी कोई औकात नहीं है, और उनकी औकात आरएसएस भी जानता है। आरएसएस भी नितिन गडकरी जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, कोई दाव नहीं खेल सकता। मैंने कल के अपने वीडियो में बताया है कि आपको कि जो हल्ला बोल चल रहा था उसमें 60 to 70% आरएसएस के कार्यकर्ता थे, शामिल थे। और डेफिनेटली ये काम बिना मतलब मोहन भागवत या बिना आरएसएस के टॉप लेवल के आदेश के नहीं हो सकता। तो इससे साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी से सिर्फ भारत परेशान नहीं है, सिर्फ आम आदमी परेशान नहीं है, सिर्फ किसान परेशान नहीं है, सिर्फ मजदूर परेशान नहीं है, सिर्फ बेरोजगार परेशान नहीं है। मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा परेशान है आरएसएस। यह देश नरेंद्र मोदी से मुक्ति चाहता है, और इस देश से ज्यादा आरएसएस नरेंद्र मोदी से मुक्ति चाहता है। आरएसएस से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से मुक्ति चाहती है। आरएसएस या दूसरे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबको असल बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी का रियल कैरेक्टर क्या है और रियल योजना क्या है। वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी चाहते हैं सभी गुजरातियों के लिए वो कुछ भी नहीं करते। गुजराती बेचारे भी अपनी रोजी रोटी के लिए और नौकरी के लिए विदेशों में जाकर के मारे मारे फिर रहे हैं, डरवार फाद रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, अवैध रूप से देश में घुस रहे हैं, दूसरे देशों में अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। यह अलग बात है। कुछ गुजराती चोरों के लिए कुछ गुजराती चोर ही नरेंद्र मोदी की दुनिया है, नरेंद्र मोदी का भारत है, नरेंद्र मोदी का इंडिया है, नरेंद्र मोदी का सब कुछ है। और उन्हीं के लिए नरेंद्र मोदी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ। विदेश में भी जाएंगे तो उनका ही मार्केटिंग करेंगे और कुछ नहीं। इन सारी नरेंद्र मोदी की बातों को अब लोग समझ गए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को उठाकर फेंकना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सारी ताकत उन्होंने झोंक दी है कि वो सत्ता में बने रहें, यानी विपक्ष को खड़े ही ना होने दें। विपक्ष का चंदा रोक दिया, विपक्ष का बैंक अकाउंट सील कर दिया, विपक्ष के लोगों को ले जाकर के जेल में बंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। या जो भी शिवसेना ने एक कैंडिडेट को खड़ा किया, दूसरे दिन ईडी उसके यहां पहुंच गई चुनाव लड़ने के लिए। मजाक कहने का मतलब, मैं समझता हूं कि राजनीति में इतना नंगापन कभी नहीं आया था। नहीं, हम तो यही करेंगे, हम तो चोरी करेंगे, हम तो डाका डालेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, तुम क्या कर लोगे, तुम करो, तुमसे जो बनता है करो। ये नरेंद्र मोदी का कहना है। नरेंद्र मोदी के विरोध में अगर आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है, जैसे किसान दिल्ली आकर के अपनी बात कहना चाहते थे, नरेंद्र मोदी को ही उनकी अपनी बात याद दिलाना चाहते थे, उन्हें बीच में ही रोक दिया, कीलें ठोक दी गई, गोलियों से भून दिया गया, क्या क्या कर दिया गया, आप देख रहे हैं। 750 किसानों की जान ले ली। खैर, हत्याओं का तो सिलसिला ही नहीं थमा, न पहले न आज। नरेंद्र मोदी ने जो किया है इन 10 वर्षों में, क्या उसे आम आदमी समझ नहीं पाया है? समझ गया है, लेकिन आम आदमी जो कहता है उसकी आवाज कहीं पहुंचने ही नहीं दी जा रही है। क्योंकि आम आदमी जो कहता है, जो चाहता है, जो मांगता है, वो इनके आका अडानी के विरोध में जाता है। तो अडानी अंबानी वाले चैनल, यानी मीडिया पर उनका कब्जा है इन माफियाओं का, तो उनके चैनल किसी आम आदमी की बात को लोगों तक क्यों पहुंचाएंगे और कैसे पहुंचने देंगे? कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि देश उस मुकाम पर आ गया है, उस मोड़ पे आ गया है कि या तो चुपचाप अपने आप को मुर्दा घोषित कर दे और या तो लड़े। जो बहादुर हैं वो मैदान में हैं, वो लड़ रहे हैं। जो कायर हैं, जो बुजदिल हैं, जो डरपोक हैं, जिनके
जिनकी आदि औलादों ने भी अंग्रेजों की गुलामी की थी, तलवे चाटे थे, गद्दार थे, वो आज भी नरेंद्र मोदी के आगे पीछे खड़े होकर उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को, मैंने और तो छोड़िए, एक छोटा सा इंटरव्यू था किसी चैनल पे और नितिन गडकरी बोल रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मार पीट कर उनको बिठा दिया गया है और कहा गया है कि भाई यही लाइन बोलना, इससे हटकर अगल बगल नहीं बोलना। ऐसे कायरों से कोई क्या उम्मीद करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को चैलेंज कर सकता हूं, आप नरेंद्र मोदी का एक अच्छा काम गिना दीजिए जो निर्विवाद हो, जिसमें कोई विवाद ना हो। छोड़ दीजिए विपक्ष, विपक्ष जो विवाद खड़ा करता है उसका धर्म है, वो अपना कर रहा है, वो अलग बात है। निर्विवाद कोई भी एक काम आप बतला दीजिए, कोई भी। जितनी योजनाएं लागू की, उज्ज्वला, ये स्वच्छता अभियान, सब विवादित और सब झूठ, सब मक्कारी भरा। किसी भी, जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आपने फ्रॉड करने के लिए ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए। इससे ज्यादा क्या कोई कह सकता है। और कहते हैं ना कि एक चावल अगर ऐसे देख लिया तो पता चल जाता है पूरी हांडी का चावल पक गया है। नरेंद्र मोदी के तो एक नहीं, हजार ऐसे कारनामे आ चुके हैं सामने जो नरेंद्र मोदी को शर्म आए ना आए, देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। पूरा देश का सर शर्म से झुक जाता है। फिर नरेंद्र मोदी पर कैसे कोई भरोसा करेगा, कैसे कोई विश्वास करेगा, कैसे उन्हें कोई वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा। तो ईवीएम है ना, ईवीएम के जरिए वोट ले लेंगे। मैंने कई बार यह बात कहा हूं कि नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं की जरूरत है, न नेताओं की जरूरत है। किसी का भी कान पकड़ेंगे, उठा के बैठा देंगे, ये है मुख्यमंत्री, चलो सभी मिलकर के बोलो मेरे जीजा जय हो। वो हाल है वहां भारतीय जनता पार्टी में। कार्यकर्ताओं का, बेचारे दरी बिछाने वालों का किसी की जरूरत नहीं है, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। बस गैंग्स ऑफ गुजरात ऑपरेट कर रहे हैं गैंगस्टर की तरह। भारत के 4 न्याय को प्रतिपादित करने वाले सिस्टम को अपना शूटर बना दिया है। आईटी है, सीबीआई है, ईडी है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कहा जाता है, जब उनके पास गए, जैसे किसी के यहां ईडी के छापे पड़े, किसी के यहां मान लीजिए अरविंद केजरीवाल का क्या लिया, शरद शेट्टी का मामला, किसी भी भारतीय प्रवक्ता से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर कोई कहीं किसी मंच से पूछता है, वो बंगले झांकते हैं, उसका जवाब नहीं देते, वो हट करके दूसरा कुछ बोल करके निकल जाते हैं। यानी वो स्वीकार भी करते हैं, इसका मतलब जब उस पर जवाब नहीं देते, इसका मतलब स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार भी करते हैं और जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि ये कितने कायर हैं, कितने बुज़दिल हैं। मैं तो समझता हूं इनसे ज्यादा क्या कहते हैं, बहादुर तो हिजड़े, सचमुच के हिजड़े होते हैं। कम से कम वो अपनी सामाजिकता को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके जीते हैं और उसी में संघर्ष करते हैं। ये तो वो भी नहीं है, दिखाने के लिए वो स्त्री या पुरुष का वेश बनाकर समाज में आते हैं, पूर्ण पुरुष पूर्ण स्त्री के वेश में आते हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो नपुंसक हैं, लेकिन वो उनसे भी गए गुजरे और नपुंसक हैं। जो सत्य को बोल ना पाए, सत्य को सुन ना पाए, समझ ना पाए, कह ना पाए, फिर कैसे कहा जा सकता है वो इंसान है? आम इंसान है। जानवर भी बात को समझता है, वो भी अपनी अभिव्यक्ति देने से नहीं चूकता। एक साधारण सा उदाहरण, किसी कुत्ते को ही मारना शुरू कर दो अगर वो रोड पे, तो पलटकर वो भी वार करने पलट जाता है। बिल्ली को भागते देखा है, जब कहीं नहीं रास्ता रहता तो पलट के वार करती है। यानी रिएक्शन जानवरों में भी होता है। ये किस किस्म के जानवर हैं जिनमें कोई रिएक्शन ही नहीं है? जैसे इन्हें मतलब क्या होता था गांव में, अब तो शायद नहीं होता है, मैं नहीं जानता। गांव में जब गाय को बछड़ा होता था, बछड़ी होती थी तो ठीक है, वो पालते थे, वो बाद में फिर वो दूध देती थी वगैरह। लेकिन जब बछड़ा होता था तो जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता था तो उसे ले जा करके कहीं, मुझे नहीं मालूम और ना मैंने देखा है, लेकिन ये सुनता था, जानता था, सब लोग बोलते थे
कि ये बधिया कर दिया गया है, तो कहीं ले जाकर के किसी मशीन में उसका सब कुछ दबवा देते थे और वो मतलब बधिया हो जाता था, यानी नपुंसक हो जाता था। फिर और ऐसा इसलिए करते थे कि जब उससे हल जोता जाए, मतलब हल जोतने के लिए जुए में नाधा जाए और हल जोतने के लिए उसका प्रयोग किया जाए, तो वो कहीं भागे ना, तोड़े ना, किसी गाय को या देख करके या किसी और में जुआ तोड़कर ना भाग जाए या कहीं और ना भाग जाए, जिसे और कुछ ऐसे एक हाथ को छोड़ देते थे जिसको साण कहते थे, वो ऐसे ही छुटा रहता था, वो जेनेटिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काम आता था। लेकिन जिसको हल जोतना होता था, जिसको बैल कहते थे, उसका तोड़ देते थे, यानी उसे नपुंसक बना देते थे। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही पहली क्रिया यही होती है कि उसका तोड़ दिया जाता है, उसे नपुंसक बना दिया जाता है और तब उसे भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाया जाता है, सदस्यता दिलाई जाती है कि भैया यहां जो भी होगा तुझे बोलना नहीं, बैल की तरह आगे बढ़ना है, खटना है, चुप रहना है, सब कुछ सहना, सब कुछ। नहीं, मतलब एक उदाहरण दिया, मैं नहीं समझता कि सही उदाहरण है या गलत भी हो सकता है। मैं गांव का आदमी हूं, गांव के तरीके से बात करता हूं और गांव के उदाहरण को देता हूं, अपने तरीके से मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। तो मुझे अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिएक्शन ही नहीं है, वो जिंदा भी है या नहीं है अभी दुनिया में, यह भी नहीं समझ में आता। उनकी पार्टी का कोई आदमी बलात्कार करके आया है और उसे बचाने चले जाते हैं, उसके पक्ष में बयान देते हैं, या तो नहीं बयान देते तो चुप रहते हैं। किस किस्म के, मतलब मैंने कहा ना कि वही बैल हैं जो बधिया कर दिए गए हैं और जोते जा रहे हैं, लगा दिया गया है। समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। अफसोस है, मतलब राजनीति में नरेंद्र मोदी ने न जाने मतलब कितने लोगों को बधिया बना करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिनमें कोई रिएक्शन नहीं है, बैल बन चुके हैं। और मेरा यह पूछना भी है कि भाई ठीक है, फिर ऐसी पार्टी में क्यों जाते हो जहां कोई बधिया बनाकर आपको रख ले या बना दे। बधुआ नहीं होता है वो जो मतलब किसी की मजबूरी में बंधुआ रहता है, बधिया यानी वो किसी काबिल ही नहीं रहता, वो सिर्फ हल जोतने के काम आता है, यानी वोट देने के काम आता है, यानी अगर जीत जाए तो संसद में बैठ करके चुपचाप सुनने के काम आता है, या चिल्लाने के, नारा लगाने के, नरेंद्र मोदी 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 करने के काम आता है। बस यही करता है जो बैल करता है, हल जोतने का काम वही करता है। किसी भी गलत बात पर मान लीजिए नरेंद्र मोदी के, अभी इससे बड़ा घोटाला मैं नहीं समझता कि इतिहास में न भूतो न भविष्यतः, एक एक्सटॉर्शन रैकेट यानी फिरौती का गैंग नरेंद्र मोदी चलाए, और वो चीज सामने आई है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बोल रहा है कि ये ऐसा गलत है, गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं जस्टिफाई कर रहा है किसी न किसी तरीके से, नहीं तो बेमन से कह रहा है कि नहीं भाई कोई हो सकता है, प्रयोग किया गया था, कभी कभी प्रयोग गलत भी होता है। वही जो नरेंद्र मोदी खुद बोले थे किसानों के बारे में कि भाई मैं समझाने में नहीं काट डाले वो तो किसानों से जितना बड़ा छल किया है, धोखा किया है नरेंद्र मोदी ने, शायद किसी से किया, किसी को नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने। तो कहने का मतलब यह है कि आज कौन उनको वोट करेगा, कौन उनको प्रधानमंत्री देखना चाहेगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर जब भी कोई वोटिंग करने की कोशिश करते हैं या एक डेटा निकालने की कोशिश करते हैं तो नरेंद्र मोदी 18-20 पहुंचते हंस देते हैं और राहुल गांधी 70-80 पहुंच जाते हैं। 80%, 70-80% नरेंद्र मोदी मतलब राहुल गांधी, और नरेंद्र मोदी 20% पर रह जाते हैं। ये हाल है, सच वही रियलिटी है। चाहे जितना ईवीएम से वोट ले लें, फिर से सत्ता बना लें, अगर हो सकता है, ऐसी उम्मीद कम है, ऐसा होगा नहीं, होने नहीं पाएगा, इस बार नहीं होगा, क्योंकि लोग इतना ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हैकिंग करवाने के बाद भी हार जाएंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, मैं अपने इसी विश्वास में रहना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात का भरोसा हो, विश्वास लगे, तो आप लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरी बात का किसी को अगर बुरा लगा हो, ये बैल बधिया वाला उदाहरण से या किसी और एग्जाम्पल से, तो उसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा मकसद यह नहीं होता कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, दुख पहुंचाऊं या मेरे शब्द से किसी को तकलीफ हो। मेरा मकसद यह होता है कि लोग बात को समझ जाएं, बस इतना ही। नमस्कार।